नमस्कार साथियों, रुद्रा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास सभी कॉम्पिटिटर्स वालों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण उपयोगी है, जिसमें कि साइंस आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। तो संकुचन के समय जब अपना हृदय संकुचित होता है तो उस समय हृदय से वापस रक्त नहीं चला जाए नलियों में, तो कौन से नलियों में रक्त को वापस जाने से रोकता है? तो कौन रोकता है? तो इसके अंदर जो वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व को पश्च गति पश्च प्रवाह को रोकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, एक वाल्व। सेकंड प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो ये जो वृक्क है, जिसको हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो ये किडनी कौन से सिस्टम से संबंधित है, कौन से तंत्र का भाग है? तो ये है उत्सर्जन तंत्र का। कौन से तंत्र का? उत्सर्जन तंत्र का। एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये भाग होती है किडनी, जो कि अपने रक्त को छानने का कार्य करती है और रक्त को छान करके यूरिया को अलग करती है, और यूरिया को अलग करके फिर मूत्र के साथ में उसको विसर्जित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन किस रूप में संचित रहता है? तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है वो किस रूप में संचित रहेगा? तो वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। बनता है ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ग्लूकोज से फिर क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर रहता है, संचित रहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, ग्लाइकोजन। बनेगा ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज से स्टोर किस में हो जाएगा? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण, जो कि अपना खुद भोजन खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं। तो अपना भोजन खुद कौन बनाते हैं? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है CO2 तथा जल, आवश्यक है ये। दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, ये भी आवश्यक है। और तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तो ये भी आवश्यक है। तो ये चार चीजें चाहिए, CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। और क्योंकि ये चारों ही चीजें तीनों ऑप्शन में है, इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सही ऑप्शन बनेगा, सही उत्तर बनेगा उत्तर नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो मानव के अंदर जो हृदय है, वो हृदय कौन से तंत्र का भाग है और किससे संबंधित है? तो ये जो हृदय है ना, ये हृदय पोषण से संबंधित है क्या, या श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है, या परिवहन से संबंधित है? तो देखिए, पोषण से संबंधित नहीं है, ठीक है, श्वसन से संबंधित नहीं है, उत्सर्जन से संबंधित भी नहीं है। तो ये संबंधित है किससे? परिवहन से, क्योंकि जो हृदय है वो रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। किसका भाग होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र का भाग होने की वजह से इसको परिवहन तंत्र का हिस्सा मानेंगे हृदय को। चलिए, क्योंकि हृदय अपने क्या काम करता है? रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? रुधिर का द्रव भाग क्या कहलाता है? द्रव भाग क्या कहलाएगा? प्लाज्मा कहलाएगा। इसका आंसर सही होगा उत्तर नंबर 1, प्लाज्मा। प्लाज्मा इसका सही आंसर है। द्रव भाग को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा कहते हैं, लिक्विड पार्ट को। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया कौन से भाग में पूर्ण हो जाती है? तो आपको बताना है कि पाचन क्रिया अग्नाशय में पूर्ण होती है क्या, या बड़ी आंत में पूर्ण होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है, या फिर ग्रास नली में पूर्ण होती है? तो पाचन की जो क्रिया है वो छोटी आंत में जाकर के पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण की क्रिया भी छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत्र में ही होती है। तो पाचन की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होगी? छोटी आंत। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आमाशय में स्त्रावित अम्ल का नाम है। आमाशय में कौन सा अम्ल स्त्रावित होता है, इसका नाम बताना आपको। तो अपने आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पहला ही ऑप्शन एकदम सही है। एंड नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से जैव उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक का नाम आपको बताना है। तो जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं? तो अपने शरीर में जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम को हम क्या कहते हैं? जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इसलिए अपने इसका सही आंसर बनेगा
ऑप्शन नंबर 2 एंजाइम। ओके, चलो अगला प्रश्न है, मनुष्य की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो मनुष्य की जो आहार नाल जो कि मुख से शुरू होकर के गुदा तक पूर्ण होती है, जिसमें कि भोजन जाता है, तो इसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाग देखिए इसका है क्षुद्रांत्र, जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। नाम है इसका क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत, लेकिन है ये सबसे बड़ा भाग है ये। ओके, इसलिए इसका आंसर होगा क्षुद्रांत्र। आप कहीं वृहदांत्र इसका आंसर मत कर देना, ठीक है, ये कंफ्यूज करने वाला है। तो वृहदांत्र बड़ी आंत कहते हैं इसको, लेकिन बड़ी आंत वास्तविकता में बड़ी नहीं होती है, इसका व्यास बड़ा होता है, यानी कि मोटी होती है ये। और क्षुद्रांत्र वास्तविकता में बड़ी होती है, लंबी होती है, लेकिन इसका जो व्यास है वो कम होता है, पतली होती है ये। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मछली का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है, क्योंकि मछली पानी में रहती है, तो वहां पे पानी के अंदर इसको श्वास लेने के लिए क्या होते हैं? इसमें क्लोम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, क्लोम। अगला प्रश्न है, किस वाहिका में वॉल्व नहीं पाए जाते हैं? यानी ऐसी कौन सी वाहिका है जिसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं? शिरा, धमनी, सिरिकाएं या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जिसमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं आपको ये बताना है, तो ये होती है धमनी। धमनी के अंदर वाल्व नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि अभी एक प्रश्न हमने देखा था कि कौन सी वाहिकाओं में या फिर वाहिकाओं के अंदर पश्च प्रवाह को कौन रोकते हैं? वाल्व रोकते हैं। तो वाल्व की जरूरत कहाँ पे पड़ेगी? ऐसी वाहिका में पड़ेगी जहां पर रक्त को लेकर हृदय में आएंगे। तो रक्त को हृदय में कौन लाता है? सिरा लेके आती है। तो इसलिए वाल्व सिरा के अंदर पाए जाएंगे, ताकि इनमें वापस चला नहीं जाए रुधिर, इसलिए इनमें वाल्व होंगे किसमें? सिरा में। लेकिन आपके प्रश्न पूछा कि वाल्व नहीं पाए जाते हैं, तो वो धमनी के अंदर नहीं पाए जाएंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन का परिवहन किस उत्तक द्वारा होता है? तो पादपों के अंदर भोजन का परिवहन पूछा है, तो देखो पादप के अंदर 2 उत्तक होते हैं जो कि परिवहन का काम करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है भोजन का परिवहन जो कि फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। उत्तर नंबर 3 सही है, फ्लोएम। अगर यहाँ पे जल का परिवहन पूछते तो वो करता जाइलम। देखो नाम से ही पता चल रहा है, जाइलम यानी कि जल का परिवहन करेगा ये। और भोजन का आपको पूछा है इसलिए फ्लोएम, यानी कि ये फ्लोएम उत्तक फल का यानी कि भोजन का परिवहन करेगा। ओके, फल से मतलब यहाँ पे क्या है? भोजन। चलिए अगला प्रश्न है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो अपने शरीर के अंदर वसा का पाचन करने वाला जो एंजाइम है, तो इसको आप कैसे याद रखोगे? वसा को हम लिपिड कहते हैं। वसा को हम क्या कहते हैं? लिपिड। और लिपिड का पाचन करने वाला एंजाइम जो होगा वो होगा लाइपेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 से बनेगा लाइपेज, क्योंकि वसा को लिपिड कहते हैं, फैट भी कहते हैं, वैसे तो फैट कहते हैं इंग्लिश में, और लिपिड भी कहते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर से बनेगा लाइपेज एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सब जानते हैं ऑक्सीजन बाहर निकलता है, लेकिन ये ऑक्सीजन कौन से अणु से बाहर निकलेगा? यानी कि कौन सा अणु टूटेगा तब ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, ये आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऐसा कौन सा अणु टूटेगा कि ये मतलब कौन सा अणु टूटेगा कि ऑक्सीजन बाहर निकलेगा? जल टूटेगा तब निकलेगा, CO2 टूटेगी तब निकलेगा, ग्लूकोज टूटेगा तब निकलेगा, या प्रकाश से निकलेगा? तो ये जल के अणु से निकलता है। ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलती है ना, ये जल से निकलती है, क्योंकि जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो H2O का टूटने से, स्प्लिट होने से ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है वो इस प्रकार से है, यहाँ पे देखो, लास्ट प्रश्न नहीं है, और भी प्रश्न लेके आया हूं मैं। रुधिर को हृदय से शरीर में अंगों तक ले जाने वाली वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? यानी कि रुधिर को हृदय से ले जाने वाली वाहिकाओं को हम क्या कहते हैं? तो हृदय से लेकर जाने वाली वाहिकाएं हैं वो धमनी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धमनी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। और अगर आपको पूछता कि रुधिर को हृदय में लाने वाली वाहिकाओं को क्या कहते हैं, तो तब आंसर होता सिरा। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं जो कि ऊपर प्रश्न आए थे, सिराओं में वाल्व होते हैं और धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। ओके, अच्छा वैसे बता दूं मैं, धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन युक्त, और शिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित रक्त बहता है।
चलिए अगला प्रश्न है, पित्त रस स्त्रावित होता है, तो पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है, यानी कहाँ बनता है ये बनेगा यकृत में। अपना जो लीवर होता है, जिसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं, तो लीवर से पित्त रस बनता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है, तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, तो ये करते हैं प्लेटिलेट्स। अपने रक्त के अंदर जो प्लेटिलेट्स होते हैं, जिनको रक्त बिंबाणु कहते हैं, ये रक्त का थक्का बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, कौन से अंग में जाके होगा, तो पूर्ण पाचन होगा क्षुद्रांत्र में। ठीक है, सर्वाधिक पाचन और सर्वाधिक अवशोषण क्षुद्रांत्र में होगा। ठीक है, तो क्षुद्रांत्र इसका आंसर है। क्षुद्रांत्र का मतलब छोटी आंत। चलिए अगला प्रश्न है, अमीबा भोजन किस अंग की सहायता से करता है, तो अमीबा जो है वो भोजन किस अंग की सहायता से पकड़ता है और फिर अंदर लेता है, ग्रहण करता है, तो ये करता है कूटपाद की सहायता से। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे इसको स्यूडोपोडिया, तो स्यूडोपोडिया या फिर इसको पादाप भी कहते हैं, इसकी हेल्प से ये ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, देखो ये जो जठर ग्रंथियां हैं ये कहाँ पाई जाएगी, अपने जठर के अंदर। और जठर किसे कहते हैं, आमाशय को। आमाशय को ही जठर कहते हैं, इसलिए जठर ग्रंथियां कहाँ पे पाई जाएगी, आमाशय में पाई जाएगी। और ये जठर ग्रंथियां जठर रस का निर्माण करती हैं, जो कि आमाशय में बनता है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, यानी कि अपने शरीर का ऐसा तंत्र बताना है जिसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ऊर्जा आपको बता दूं एटीपी के रूप में बनती है अपने शरीर में। तो ये जो ऊर्जा बनने का काम होता है, ये होता है श्वसन तंत्र के द्वारा, क्योंकि श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन अंदर जाएगी और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ने का काम करेगी, जिससे ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो ये होगा श्वसन के अंदर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, इथेनॉल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो ये जो इथेनॉल है, एथेनॉल, ये अवायवीय श्वसन में बनेगा। कौन से श्वसन में बनेगा, अवायवीय श्वसन में। ये जैसे कि यीस्ट जो बैक्टीरिया है, यीस्ट है ना, फंजाई है, उस यीस्ट के अंदर अवायवीय श्वसन होगा और वहां पे क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। ठीक है, एथेनॉल बनेगा, जिसको हम सामान्य भाषा में एल्कोहल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या बनता है। अभी भी देखो ऊपर वाला प्रश्न ही पढ़ा था हमने कि अवायवीय श्वसन के अंदर क्या बनेगा, एथेनॉल। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, अवायवीय श्वसन में मुख्य उत्पाद क्या बन जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा। ओके, और अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तदाब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कितना होता है, तो सामान्य रक्तदाब बताना है आपको। तो ये सामान्य रक्तदाब होता है 120/80 mmHg, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे कि 120 ऊपर और 80 नीचे क्यों रखे, तो देखो ये आपको भिन्न को सही नहीं करना है, ये ऐसे ही रखनी है, ये ही सही है। इसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है सिस्टोलिक और नीचे डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तब होता है जब हृदय संकुचित होता है और रक्त धमनियों में प्रेशर के साथ में जाता है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, 120 आएगा। और डायस्टोलिक तब कहते हैं जब हृदय वापस शिथिल होता है, फैलता है और शिराओं के अंदर दाब कम हो जाता है, और वो होता है 80 mmHg। तो इसलिए इसका आंसर निकलेगा तीसरा, 120/80 mmHg। ये अपने शरीर का सामान्य बीपी है, ब्लड प्रेशर है। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।